Assalamu alaikum students. Today our topic is Coulomb's law. In our last articles we have studied some basic concept of electrostatics जिसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट्स दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है और ये कितनी होती है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। उसके बाद दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कितनी फोर्स है, आइदर फोर्स इज 2 न्यूटन, आइदर फोर्स इज 3 न्यूटन, आइदर फोर्स इज 10 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टडी की है चार्ल्स एगलेंस्टिक कूलम ने, तो इसको उसने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया जिसको हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड की स्टडी के कितनी फोर्स होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आइदर के जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है और कितना डिपेंड करती है, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पर कितना डिपेंड करती है। तो वो इसकी स्टडी हम कूलम्स लॉ में स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉ की कुछ लिमिटेशन है, मूविंग चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर चार्ज मूव करेगा कूलम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंडली व्हेन आर इज लेस देन 10⁻⁻⁻15 मीटर, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। उसकी रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दो प्रोटॉन्स के दरमियान तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल रहता है, लेकिन एक प्रोटॉन के अंदर जो कार्क होते हैं वहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है और वो वाला डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर होता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स से ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और हम देखना चाहते हैं क्वांटिटी ऑफ रिपल्शन एंड क्वांटिटी ऑफ अट्रैक्शंस, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स की क्वांटिटी है वो कितनी है। हम इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, डिफरेंट बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हम बेसिक इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 1 है, इसमें दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस सेम है लेकिन चार्जेस की क्वांटिटी डिफरेंट है। पहले में देखें 2 कूलम चार्ज है, नेक्स्ट फिर 4 कूलम चार्ज है, नेक्स्ट फिर 2 कूलम एंड 4 कूलम चार्ज है। अब हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि इधर ये चार्ज छोटे हैं तो इनके दरमियान फोर्स भी कम होगी। जैसे हमें डेली लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस है, दो मैग्नेट होंगे, अगर वो छोटे होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है और अगर दो मैग्नेट बड़े बड़े होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास दो चार्जेस होते हैं तब भी यही केस होता है, छोटे चार्जेस हैं इनके दरमियान फोर्स कम होती है, बड़े चार्जेस के दरमियान फोर्स ज़्यादा होती है। ये तो हम इजीली गैस कर पाते हैं। लेकिन देखिए एक चार्ज बड़ा हो और एक चार्ज छोटा हो, इनके दरमियान भी फोर्स है, लेकिन वो जो फोर्स है वो यहाँ जो फोर्स है इनसे कम है या ज़्यादा है, वो हम कैसे फाइंड करें। अब तो हमने इजीली कंपेयर कर लिया कि इधर फोर्स कम है इधर फोर्स ज़्यादा है, लेकिन एक बड़ा चार्ज है दूसरा छोटा चार्ज है, फिर जो फोर्स है वो वाला फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इससे कम है या ज़्यादा है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो फोर्स होगी वो इन दोनों चार्जेस को प्रोडक्ट करके चेक करें। यहाँ पे प्रोडक्ट कर लें कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग से, कूलम लॉ कहता है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर लें इसके। देखें 2/2 = 4, 4/4 = 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2/4 = 8। कूलम लॉ में कहता है कि जहाँ पे दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी और जहाँ पे उससे कम है वहाँ पे फोर्स उससे कम होगी और जहाँ पे उससे कम है वहाँ पे फोर्स उससे भी कम होगी। इट मीन्स जो फोर्स है वो डिपेंड करती है चार्जेस की प्रोडक्ट पे। इट मीन्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर हम इनको Q1 लिखें और इनको Q2 लिखें देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब सेकंड चीज़ है डिस्टेंस की। हमें पता है कि हम आम रूटीन में जो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी है कि दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट में अगर करीब करीब होंगे तो उनके दरमियान ज़्यादा कशिश पाई जाती है, लेकिन अगर मैग्नेट के पोल दूर दूर कर दिए जाएँ उनके दरमियान कम कशिश होती है। फासला कम कर दिया जाए तो अट्रैक्शन बढ़ती है, अगर हम दूर कर देते हैं अट्रैक्शन कम होती है। तो सिमिलर हमारे पास केस चार्जेस में है, अगर चार्जेस दूर हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर ये करीब आ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। यानी डिस्टेंस कम करने पर फोर्स बढ़ती है, डिस्टेंस कम फोर्स बढ़ती है, ये केस है। देखिए हमारे पास अगर हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं फोर्स हमारी बढ़ जाती है, ये तो एक दूसरे के इन्वर्स में आ जाते हैं। सिमिलरली फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों को हम कंबाइन करते हैं और यही हमारी डेफिनेशन है।
यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और सेकंड लाइन में हम लिखेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद दोनों को हमने कंबाइन किया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें पता प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हम कांस्टेंट लगाते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? K डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। Q और R को किस यूनिट में मेजर करना है? हमारे पास दो वेल नॉन सिस्टम है, SI सिस्टम और CGS सिस्टम। अगर हम SI सिस्टम में मेजर करते हैं और मीडियम हमारा वैक्यूम है, देन हमारे पास K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 और आर स्क्वायर, और उस दौरान फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए कि इस फार्मूले के अंदर Q1 Q2 ये चार्ज हैं, ये चार्ज का डिस्टेंस है, ये 4 पाई कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये यूनिट ऑफ बुक में आप थोड़े से इसको सेट कर लें, ये बुक में थोड़े से रिवर्स करके लिखे हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इस फार्मूले में बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस फार्मूले में ये चीज़ मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, बाकी चार्ज है, डिस्टेंस है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है। अब सिमिलरली अगर हमारे पास CGS सिस्टम हो, CGS सिस्टम होगा, देन हमारे पास K की वैल्यू 1 आएगी और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और फोर्स का यूनिट डाइन आएगा। इसको आपने याद रखना है, ऐसे सिस्टम में कूलम्स लॉ क्या है और नॉन ऐसे सिस्टम CGS सिस्टम में उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और कूलम्स लॉ क्या होता है, और फोर्स की जो वैल्यू निकलती है उसको किस में मेजर करेंगे? डाइन में, और जो इधर जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी उसको हम न्यूटन में मेजर करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। देखें वेक्टर फॉर्म में ये हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा हमारे पास चार्ज Q2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ इट सेल्फ मूव नहीं कर सकती, उसके मूव करने के लिए उसको बैक साइड से फोर्स चाहिए। अगर ये फोर्स इस सिमत में लग रही हो तो ये आगे को मूव करेगा, अगर ये फोर्स इसको खींचेगी तो ये इधर को मूव करेगा। इट मीन्स यहाँ से देखें ये चार्ज है, ये चार्ज इधर को मूव कर रहा है। इट मीन्स इसके जो बैक साइड पे चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इधर को मूव कर रहा है। इट मीन्स ये जो Q2 है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इधर को मूव करेगा। इस फोर्स का नाम मैंने रख लिया है, ये जो फोर्स है, फोर्स लग रही है 1 के ऊपर, लगा रहा है 2 चार्ज, इसलिए मैंने इसको लिखा फोर्स ऑन 1/2। हम इसको इधर से पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1/2, 1 के ऊपर लगेगी जो 2 लगाएगा। ऐसे ही ये जो Q2 इधर को मूव करेगा और इसके जो लगने वाली फोर्स है Q2 के ऊपर लग रही है, लगा कौन रहा है? Q1 लगा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 है बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। अब स्टूडेंट्स ये तो हमें पता चल गया कि दोनों फोर्सेस, ये फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा है और ये फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा है, और कोई भी जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। हमने अपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही देखें ये फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास R यूनिट वेक्टर हमारे पास है, जैसे फोर्स है और वैसा ही कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है R21। जैसी फोर्स है 1-2 वैसा ही हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है R12। फोर्स 1-2 है, R12 है, फोर्स 2-1 है तो R21 है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जब भी फोर्स को पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1/2, फोर्स है ऑन 1 चार्ज बाई 2। ऐसे ही स्टूडेंट से हमारी फोर्स ऑन 2 है बाई 1। लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर को पढ़ेंगे, देखिए ये जो यूनिट वेक्टर आपका है इसकी डायरेक्शन चेक करें, इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। इसको हम इधर से पढ़ेंगे, R यूनिट वेक्टर है फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2 की तरफ, और ये जो हमारा R यूनिट वेक्टर है 1 से 2, इसको चेक करें, ये है 2 से 1 की तरफ, इसकी डायरेक्शन ये वाली बनती है 2 से 1 की तरफ बनती है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा है R12, लेकिन इसको पढ़ेंगे 2 से 1, यानी फोर्स को पढ़ेंगे 1 से 2, फोर्स ऑन 1/2, और जो R यूनिट वेक्टर है वो 2 से 1 की तरफ है, और फोर्स लग रही है ऑन 2/1, और इसको हम पढ़ेंगे ये जो R यूनिट वेक्टर है ये 1 से 2 की तरफ है। अब हम सेपरेटली इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं इस चार्ज के ऊपर, सेपरेटली हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं इस चार्ज के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F21 आएगी, हम पहले इसको स्टडी करते हैं पहले चार्ज के ऊपर।
फोर्स ऑन 1/2 दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल्स टू सिमिलर फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 एंड R12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ हमें आइडिया है कि कोई जो हमारा वेक्टर होता है, हमारा जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली हमारे पास जो R12 का जो वेक्टर होगा, ये जो R12 का जो यूनिट वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, R12 वेक्टर ओवर नीचे मैग्नीट्यूड। अगर इसकी जगह पे यूनिट वेक्टर ना लिखा हो, वेक्टर लिखा हो, देन यहाँ पे पावर 3 आएगी। वो क्योंकि अगर R12 का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, देखें अगर हम लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर और नीचे इसका आ जाएगा R12 मैग्नीट्यूड। ऐसे ही देखें कोई जो यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा वो वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड। जब हम इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो R12 वेक्टर इधर आ जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड नीचे आएगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब अगर कूलम्स लॉ में यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे स्केलर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर आ जाए तो ये नीचे वाला मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, नीचे पावर 3 आ जाती है। तो अब देखें, अब सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑन 2/1 है। फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 और R21 यूनिट वेक्टर आ गया। और देखिए नेक्स्ट एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा R21 वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, R12 हमारा इस डायरेक्शन में है। हमने अपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, दो इक्वल वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, सेकंड उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है बिकॉज बोथ आर यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1, बट डायरेक्शन इज रिवर्स, दे आर नॉट इक्वल्स, बट व्हेन दे विल बी इक्वल। ये इक्वल कब होंगे, अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये ऐसे ही समझ लें जैसे अभी हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, देखें इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक की डायरेक्शन अपवर्ड है एक की डाउनवर्ड है, ये इक्वल नहीं है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो गया, अब ये इक्वल है। ऐसे ही ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो एक को तो अब ये इक्वल आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास R12 की वैल्यू -R21 की इक्वल है। अगर मैं इस R12 की वैल्यू इधर -R21 पुट करूँगा तो माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, R21 यहाँ पे आ जाएगा। देखो R21 इधर आएगा तो R21 इधर भी है, और ये क्वांटिटी इसके साथ मैच कर जाएगी, ये क्वांटिटी इसके साथ मैच कर जाएगी, इट मीन ये सारी टर्म सेम हो जाएगी, जस्ट नेगेटिव का फ़र्क आएगा। तो हम कहेंगे R1 जो हमारी फोर्स 1-2 है वो -F21 की इक्वल हो जाएगी। अगर आप इसको उठा के इधर पुट करोगे आपको सेम ये रिजल्ट मिलेंगे, बस नेगेटिव का ये साइन आएगा यहाँ पे, इसलिए फोर्स 1-2 इज इक्वल्स टू -F21। असल में यहाँ पे हमारा न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। इस चार्ज ने इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई उधर को, इसने भी उतनी ही फोर्स लगाई इसको इधर को। इट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। अब ये कहने को तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा उसको हम समझते हैं वो कैसे आएगा। देखिए अगर ये एक 2 कूलम चार्ज हो, ये 10 कूलम चार्ज हो, ये 2 कूलम है और ये 10 कूलम है, जब भी ये एक दूसरे के करीब आके फोर्स लगाएंगे तो दोनों की फोर्स की वैल्यू इक्वल है। यानी ये 2 कूलम है, 2 कूलम ने 10 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगानी है वो, और 10 कूलम ने 2 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगानी है वो, दोनों ही सेम है। यानी ऐसे समझ लें जैसे आपके पास ये हमारे पास 2 कूलम है और ये आपके पास 10 कूलम है। 2 कूलम और 10 कूलम्स को अगर हम कंपैरिजन करें, 2 कूलम ने 10 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगानी है वो वाली फोर्स, और जो 10 कूलम ने 2 कूलम के ऊपर फोर्स लगानी है वो, दोनों सेम होंगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझे ज़रा यहाँ पे। अब इसका MCQ इसी से रिलेटेड हम एक MCQ करते हैं। देखें Q1 फर्ज करें कि हमारे पास 6 कूलम है और Q2 हमारे पास 10 कूलम है, यानी कहाँ पे 6 है कहाँ पे 10 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये जो फोर्स है 1-2 और F21, इनकी जो रेशो है वो 1:1 की इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन, ये जो हमने न्यूटन यहाँ पे थर्ड लॉ लगाया यहाँ पे
कि बोथ फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, सो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स मींस जितनी फोर्स ये लगाएगा उसी टाइम उतनी ही फोर्स ये लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम चार्ज को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे दोनों के दरमियान F12 और F21 दोनों फोर्स सेम होगी, लिहाजा इनके दरमियान रेशो 1:1 की आएगी। जब दो क्वांटिटी सेम होती हैं उनके दरमियान रेशो 1:1 होती है। अब देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, अगर किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाए देन कूलम जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, वो कितनी कम होती है। देन हम इसको मज़ीद रिलेटिव परमिटिविटी और बाकी जो इसके कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।